नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे एनसीईआरटी के लाइव इंटरेक्टिव सेशन में। मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान शिवानी झा और इस वक्त आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, जितने भी तलबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा और भी तमाम माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप सभी हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमसे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स जो कि एनसीईआरटी ऑफिशियल और साथ ही एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 9 है, इसके ज़रिए भी आप सभी तलबा हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से जाकर के आप सभी लाइव चैट बॉक्स में भी अपने सवाल या फिर आपके मश्क जो भी इस सत्र से जुड़े हुए आए, ये आप हमें लाइव चैट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी तलबा को मैं बताना चाहूँगी कि आज की ये उर्दू कक्षा बहुत ही ख़ास होने वाली है और आज की इस उर्दू कक्षा में हम जमात 9 के तलबा के लिए बहुत ही एक अच्छा सबक लेकर के आए हैं 5, जिसका है टॉप उन्वान देहात की ज़िंदगी। और इसी को समझाने के लिए हर रोज़ की तरह आज भी स्टूडियो से हम सभी के साथ माहिर मौजूद हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम सबसे पहले आप सभी का हमारे आज के माहिर से आपका तारुफ करा देते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान उल हक। तो सर बहुत बहुत स्वागत, आदाब आपका। इसके साथ ही आप सभी को बताना चाहेंगे कि रिजवान सर जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उर्दू के सीआईटी एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से। और इसी के साथ आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको आज के इस सत्र से जुड़ा हुआ कोई भी मश्क आपके जहन में आता है तो आप सीधे तौर पर हमसे जल्दी से जुड़ के पूछ भी सकते हैं। वो कैसे? तो आप सभी जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए, जो कि है 8800440559। इसके साथ ही तलबा आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी हम सभी तक पहुँच सकते हैं। तो ईमेल आईडी भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है gth.class9@ciet.nic.in। तो चलिए फिर हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं देहात की ज़िंदगी। और देहात से आप सभी क्या समझते हैं? आप सभी सब समझते होंगे देहात मतलब, जब हम देहात शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि कोई गांव की बात करने जा रहे हैं। तो क्या बच्चों, आज हम आज की कक्षा में गांव की बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने माहिर की तरफ चलते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देहात की ज़िंदगी है शीर्षक, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए बच्चों को कि देहात की ज़िंदगी में हम आखिर क्या पढ़ने वाले हैं आज। जी, हम आज पढ़ेंगे देहात की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अनासिर, उस पर एक मजमून है जी। मजमून जिसको अंग्रेज़ी में आर्टिकल कहते हैं। तो इससे पहले कि हम वो मजमून पर जाएं, थोड़ा मुख्तसर मजमून के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे जो इसके मुसन्निफ़ हैं उसके बारे में, बिल्कुल। और उसके बाद हम ये सबक पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं मुख्तसर मजमून के बारे में। उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी का आगाज़ सैयद से होता है। उन्होंने इस सिन्फ को समाजी इस्लाह के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बाद मजमून निगारी भी एक सिन्फ की हैसियत से राइज हो गई। समाजी मौज़ूआत के अलावा इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ियाना और दीगर मौज़ूआत पर भी मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज़ फ़तेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, महफूज़ अली बदायूनी, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा ग़ुलामुस्सैयदैन वग़ैरह उर्दू के अहम मज़मून निगारों में शुमार होते हैं। मुख्तसर मज़मून की एक शक्ल इंशाइया कहलाती है। इंशाइया और मज़मून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन आम तौर पर इंशाइया में मिज़ाह और तंज़ या खुश मिजाजी का रंग होता है, और इंशाइया निगार अक्सर बातें अपने हवाले से या अक्सर अपने ही बारे में बयान करता है। तो ये हो गया इंशाइया के बारे में। अब हम देखते हैं कि देहात किस तरह से होता है, उसकी कुछ झलकियाँ ये आप देख सकते हैं कि एक देहात की पहचान होती है। देखिए, छप्पर आगे घर के पड़ा हुआ है और वो जो है उसमें दरवाजे हैं, कच्चा घर है। दूसरी पहचान देखिए कि ये पेड़ है, बहुत बड़ा सा इमली का पेड़ है और बैलगाड़ी भी पीछे दिख रही है। ये बैलगाड़ी
ये गांव का एक कुआं है। देखिए, आप देख सकते हैं पेड़ लगे हैं, खेत है, खाली जगह है और कुआं जिससे पानी भरते हैं वो लोग। तो ये भी गांव की एक बहुत शिनाख्त है, बहुत अहम। खेत बहुत सारे होते हैं गांव में, और खेतों में जैसे अगर इस तस्वीर में आप देखेंगे तो गेहूं के ये फसल लगी हुई है और गेहूं की बालियां भी आना शुरू हुई हैं। और ये कच्चा घर देख सकते हैं कि कच्चा घर बहुत जल्दी गिरने भी लगता है, उसकी मरम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। छप्पर के नीचे चूल्हा भी जो मिट्टी का बना हुआ है दिख रहा है, थोड़ा धुंधला है। तो ये सारी एक देहात की ज़िंदगी होती है। अब हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, हम लाए हैं अपने साथ, जिससे आपको एक तो हम देखते हैं कि जैसे फल जो हैं, फल, सब्ज़ी, अनाज, ये सारे देहात से ही आते हैं। तो ये अमरूद है, ये उसी की एक शाख है अमरूद की ही। और सबसे बुनियादी चीज़ जो है देहात की, और हमारे शहर में भी होती है लेकिन शहर में कम नज़र आती है, वो होती है मिट्टी। मिट्टी ही हर चीज़ की, चाहे इंसान हो, चाहे फल हो, पौधे हों, हर चीज़ की जो बुनियाद है ये मिट्टी होती है। दूसरे जानवर भी होते हैं। मिट्टी जो ज़िंदगी है उसके एक बुनियादी है, जैसे हवा, मिट्टी, आग, जो पंच तत्व माने जाते हैं उनमें से मिट्टी एक है। तो देहात में ख़ास तौर से मिट्टी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो एक ये हमने देखा, फिर कुछ तस्वीरें और हम अभी देहात की देखेंगे। एक तो ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहाँ सफाई कर रहे हैं। और जो एक और बहुत अहम शिनाख्त है गांव की, वो होते हैं जानवर की। जानवर हम देख सकते हैं, ख़ास तौर से गाय। गाय जो हैं देहात की ज़िंदगी की सबसे बुनियाद होती हैं, उसके बिल्कुल सेंट्रल में होते हैं। पूरी हमारी वहाँ की मुआशियात यानी इकनॉमी और ज़िंदगी की तर्ज और एक साथी भी होती है, और हम सब लोग उसको माता भी कहते हैं। बिल्कुल। तो गाय की अहमियत बहुत होती है गांव में। एक गांव का जो रवायती तौर पर घर होते थे, जो कच्चा है लेकिन अच्छा घर बना हुआ है, तो इस तरह से उस वहाँ रंगाई पुताई भी है लेकिन कच्चा घर है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। अब हम देखते हैं, जाते हैं कि आज के जो आमोज़िशी माहसिल यानी लर्निंग आउटकम है, मज़मून, मुसन्निफ़ को समझना, मुसन्निफ़ के बारे में जानना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो सलाहियतें होती हैं उनमें इजाफ़ा करना, कुछ नए अल्फाज सीखना और मज़मून का मतलब समझना, ये हमारे आमोज़िशी माहसिल हैं। अब हम जो सर, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। जैसा कि अभी आपने हमें दिखाई पिक्चर्स जो लेकर के आए, तस्वीरें आप, तो उसमें हम सभी ने देखा कि पुराने घर भी हैं, कच्चे मकान भी हैं, साथ ही पीपीटी में भी हमने देखा। लेकिन आज अगर बात करें तो आज के टाइम में सर सभी के जो घर भी होते हैं गाँव में, तो वो भी पक्के बन रहे हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर में जो है क्यों, मतलब कि आप कच्चे मकानों के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं? ये सही है कि बहुत सारे पक्के मकान अब देहात में भी बनने लगे हैं, लेकिन अभी भी सबके घर पक्के नहीं होते हैं। और जैसे हमने छप्पर दिखाया, तो छप्पर ऐसा नहीं कि अब गांव से ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, ये सही है, तरक्की हो रही है। और मौजूदा हुकूमत की एक प्रोग्राम भी है जिसमें गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है हम लोग भी तरक्की चाहते हैं गांव वालों का, लेकिन जो गांव अभी भी पूरी तरह से नहीं एक तो तब्दील हुए हैं, और तब्दील भी हो जाए तो हमारी पुरानी ज़िंदगी कैसी थी, बिल्कुल उसके बारे में भी जानना है। और इसकी जो हमने कच्चे घर दिखाए और जो सारी चीज़ें दिखाई, इसकी एक वजह यह है कि जो आज हम मज़मून पढ़ने वाले हैं वो अब से तकरीबन 100 साल पुराना है। अच्छा। हाँ, जो अब्दुल हलीम शरर इसके मुसन्निफ़ हैं, वो 1860 में पैदा हुए
और 1926 में उनका इंतकाल भी हो गया था। तो यानी अब से 2 साल बाद तो उनके इंतकाल के भी 100 साल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मजमून तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना तो है। इसीलिए ये खास है कि हम 100 साल हाँ। पहले का जो है हाँ। देहात के इतिहास एक तरीके से पढ़ने जा रहे जी हैं। बिल्कुल। जी सर। तो अब पहले थोड़ा अब्दुल हलीम शरर के बारे में जान लेते हैं। अब्दुल हलीम नाम और शरर तखल्लुस था। वो लखनऊ में पैदा हुए और उनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई। बाद में उनके वालिद हकीम तफज्जुल हुसैन ने उनको कलकत्ता मटिया बुर्ज बुला लिया। यहाँ हकीम साहब वाजिद अली शाह की मुलाजमत में थे। अहले इल्म का भी अच्छा मजमा था। शरर की इल्मी नशोनुमा यहीं हुई। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और अरबी में महारत हासिल कर ली। 1870 में शरर को फिर लखनऊ वापस आना पड़ा। लखनऊ आकर शरर ने अपना इल्मी मशगला बराबर जारी रखा। मुख्तलिफ़ अहले कमाल से फैज़ हासिल करते रहे। 1879 में वो मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली गए। दिल्ली पहुंचकर शरर ने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया। दिल्ली से लखनऊ वापस आने के बाद 1881 में उन्होंने अवध अखबार की मुलाजिमत कर ली, जिसमें बराबर मज़ामीन लिखते रहे। 1887 में शरर ने अपना रिसाला दिलगुदाज़ जारी किया। कुछ दिनों के बाद इस रिसाले में उनके नावल मुल्कुल अज़ीज़ और वर्जना, हुस्न एंजेलिना, मंसूर मोहना किश्तवाड़ शाया होने लगे। कुछ मुद्दत बाद माली तंगियों की वजह से उनको हैदराबाद जाना पड़ा। यहाँ रहकर उन्होंने तारीख़ सिंध लिखनी शुरू की। नवाब वक़ारुल उमरा ने उनकी कदरदानी की और अपने बेटे के साथ 1893 में इंग्लिस्तान भेज दिया, जहाँ 3 साल तक क़याम रहा और उन्होंने फ़्रांसीसी ज़ुबान से भी सीख ली। वापस आकर हैदराबाद से दिलगुदाज़ जारी किया। 1909 में वो लखनऊ वापस आ गए और उन्होंने यहीं वफ़ात पाई। अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीख़ी नावल के इब्तिदा की। इसके अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे, जिनमें एक मंजूम ड्रामा भी था। गुज़िश्ता लखनऊ नामी किताब में उन्होंने नवाबी लखनऊ के आखिरी ज़माने की तहज़ीब का बहुत दिलचस्प और मालूमात अफरोज़ मरक़्क़ा पेश किया है। तो ये हो गए अब्दुल हलीम शरर के बारे में। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे देहात की ज़िंदगी, उसके बाद फिर हम थोड़ा और बात करेंगे इस मज़मून के बारे में। तो ऐ शहर के आलीशान महलों में रहने वालों, तुम्हें नहीं मालूम कि देहात के रहने वाले दुनिया का क्या लुत्फ़ उठाते हैं। तुम एक मंजिल इशरत में हो, आलम की नैरंगियाँ तुम्हारी नज़र से बहुत कम गुज़रती हैं। जिस मकाम पर तुम हो वहाँ सुबह व शाम की मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें भी अपना पूरा पूरा असर नहीं दिखा सकती। तुम्हें ख़बर भी नहीं होती कि आफ़ताब कब निकला और कब गुरूब हुआ, हवा किस तरफ से चली और क्या बहार दिखा गई। मगर गरीब देहात वाले, जिन्हें तुम अक्सर हिक़ारत की नज़र से देखते हो, वो उन उमूर का हर वक्त अंदाज़ा करते रहते हैं। हर सुबह उन्हें एक नया लुत्फ़ देती है और हर शाम से उन्हें एक नई राहत नसीब होती है। गाँव की जफाकश रहने वाले सुबह के तारे हनोज झिलमिलाने भी नहीं पाते कि वो अपनी रात की राहत से उकता कर चखते हैं। ऐसे वक्त में नसीम के खुशगवार और नाजुक झोंके आते हैं और बड़े अदब के साथ उन्हें जगाने लगते हैं। उस वक्त उनके नाज और बाद सहर के नियाज देखने के काबिल होते हैं। सुबह की हवा निहायत शुगुफ्तगी के साथ जगाती है और वो नहीं जागते, सिर्फ करवटें बदल बदल कर रह जाते हैं। बाद सहर यूं ही असरार करती होती है कि सुबह के नक़ीब मुर्गान सहर उठते हैं और उन्हें उठाते हैं।
गरीब मेहनत पसंद लोग ताज़ा दम उठ बैठते हैं। वक्त की कैफियतों को निहायत गौर से बड़े लुत्फ़ के साथ देखते हैं। उनका पहला काम ये होता है कि झोपड़ियों से बाहर निकले आसमान को देखा जिसमें तारे झिलमिला रहे थे। उफ़क़े मशरिक़ पर नज़र डाली जो रात भर के चमके हुए तारों पर गालिब आती जाती थी। कुछ कुछ नमूदार होने वाले दरख्तों को देखा जिन पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। वक्त की कैफियतों को निहायत गौर से बड़े लुत्फ़ के साथ देखते हैं। उनका पहला काम ये होता है कि झोपड़ियों से बाहर निकले आसमान को देखा जिसमें तारे झिलमिला रहे थे। उफ़क़े मशरिक़ पर नज़र डाली जो रात भर के चमके हुए तारों पर गालिब आती जाती है। कुछ कुछ नमूदार होने वाले दरख्तों को देखा जिन पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। ये समा उन्हें अपनी खूबियाँ दिखाकर बेखुद करने को था कि उन्होंने अपने दिन के काम को याद किया, आगे बढ़े और रात की दबी हुई आग पर गिरी हुई पत्तियाँ जमा करके आग जलाई। ताप ताप के अफसुर्दा हाथ पाँव को गरमाया। उसके बाद पास के शिकस्ता झोंपड़े में जाके बैल खोले और ऐन उस वक्त जबकि आफताब की खिड़की खड़ी खड़ी किरणें मशरिकी किनारे आसमान से ऊपर को चढ़ती नज़र आती हैं, ये लोग लंबे लंबे हलों को कंधे पर रखकर खेत की तरफ रवाना हुए। खेतों की मेंढों पर जा रहे हैं और ज़मीन की फैयाजियों को किस मसरत और खुशी की नज़र से देखते जाते हैं। हरे हरे खेत ठंडी ठंडी हवा के चलने से लहरा रहे हैं। नज़र इस खुशगवार सब्ज़ी पर अजब लुत्फ़ के साथ खेलती हुई दूर तक चली जाती है। छोटे छोटे पौधे जो खुदा के पास से दुनिया वालों की रोज़ी के लिए आते हैं, किस कद्र शगुफ्ता और बशाश नज़र आते हैं। रात का बुर्का उड़ाकर आसमान ने उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है, क्योंकि तारों की छाँव में इस वक्त उनकी नाजुक और छोटी पत्तियों पर शबनम के मोती झलक रहे हैं और एक आलमे जवाहर है जिस पर झिलमिलाते हुए तारों की शुआएं खुदा जाने क्या कैफियतें दिखा रही हैं। इन जफाकशों ने इस वसी मैदान को निहायत शौक़ से देखा जो उस वक्त तो सिर्फ़ उनकी नज़र ही को खुश करता है, मगर असल में कुदरत के हदिये और नेचर के तोहफ़े हर जानदार को उसकी फैयाजियों से मिलते हैं। ये लोग खेतों में पहुंचकर अपनी गफलत पर नादिम हो गए, क्योंकि और लोग उनसे पेशतर पहुंच चुके थे। ये लोग तरोताज़ा खेतों में मुंतशिर हो गए। आफताब की किरणों ने जो अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखती है, खेतों की मेंढों और कुओं के किनारों पर उनका खैर मकदम किया। अब ये लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं कि नेचर के जज्बात भी उन पर अपना असर नहीं डाल सकते और कुदरत की बहार भी उनकी दिल फरेब करने से आजिज़ है। वो हर सब्ज़ाज़ार, वो सहाना समा, वो सुबह की बहार, वो तरोताज़ा हवा, वो उजली किरणें ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक़ अक्सर बेचैन तबीयत वालों को शहरों से बाहर खींच कर ले जाया करता है। बार बार हम पर ऐसी वहशत सवार होती है कि घर से 2-3 कोस तक निकल गए हैं, मगर ये लोग अपने रोज़ाना के कामों में ऐसे मसरूफ़ रहते हैं कि इन कैफियतों को आँख उठाकर नहीं देखते। ज़मीन की इस इस्तेदाद को बढ़ाने में दिलो जान से साई, जो सिर्फ़ उनके लिए नहीं तमाम दुनिया के मुफीद है, जान तोड़ कर मेहनत कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लंबा है, ये बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन अब कुछ हम और बातें इससे मुतालिक करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक तो हम जो कुछ लफ्ज़ आए हैं उनके मतलब समझ लेते हैं। एक जैसे है इशरत। इशरत के मानी है ऐश और आराम के। नरंगी मतलब होता है हैरत पैदा करने की कुव्वत।
यानी जिससे जो है देख के हैरानी पैदा हो। हिकारत यानी नफ़रत से, इज़्ज़त की निगाह से न देखना। उमूर अम्र की जमा यानी काम और बातें हैं। हदिया कहते हैं तोहफ़ा को, जफाकश मेहनती को। हनोज़ कहते हैं अब तक। हनोज़ के नाम से एक बहुत मशहूर मुहावरा है, जी हनोज़ दिल्ली दूर अस्त। बिल्कुल। हाँ, दिल्ली अब भी दूर है। बिल्कुल। बादे सहर सुबह की हवा। नक़ीब ऐलान करने वाला। नमूदार मतलब ज़ाहिर या नुमायाँ होना। समा, समा यानी मंज़र, जो कैफियत होती है, हालात होते हैं। अफसरदा के मानी है उदास। फैयाज़ी यानी दरिया दिली, सखावत। जिसका दिल बहुत बड़ा हो उसको भी फैयाज़ कहते हैं। बशाश माने खुश और ताजगी। शुआएँ मतलब है किरणें, जो सूरज की किरणें होती हैं। मुंतशिर मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ। वहशत मतलब घबराहट या दीवानगी। इस्तेदाद मतलब है अहलियत या सलाहियत जो होती है। रिज़्क़ रसानी यानी रोज़ी पहुँचाना। उफ़ुक़ कहते हैं वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जो महसूस होते हैं, असल में नहीं मिलते हैं। हाँ, वज़ा मतलब शक्ल और बनावट। मांदा यानी थका हुआ। मैकश मतलब शराबी। चाबुक दस्त मतलब शाख, हुनरमंद। सन्नाई यानी कारीगरी। बसीत मतलब है बहुत दूर तक फैला हुआ। मुरव्वज यानी राइज, जो चीज़ राइज हो। आफ़ात समावी यानी आसमानी बलाएँ, जैसे तूफ़ान, आंधी, ये सब आफ़ात समावी। बका यानी ज़िंदगी, बाकी रहने के लिए जो जद्दोजहद है। रज़्ज़ाक़ मुतलक। तो ये पढ़ के हमें जो गौर करने की बात है वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शहरी ज़िंदगी के मुकाबले में गांव की ज़िंदगी माहौलियाती आलूदगी से पाक होती है। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर फितरी माहौल में ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ आया है माहौलियाती आलूदगी, जी सर। और इससे आप मालूम है कि आजकल जो यानी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बिल्कुल बहुत हालात ख़राब हैं, ख़ास तौर से दिल्ली के, बहुत ज़्यादा और है भी सर। जो हाँ। नॉर्थ के ख़ास तौर दूसरे शहरों में भी हालात बहुत ख़राब हैं। सांस लेना मुश्किल है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन भी ये देहात की ज़िंदगी है। वहाँ पर अभी इस तरह के मसाइल नहीं हैं। देहात में सर बहुत साफ़ सफाई जी। होती है, एंड वहाँ पर अगर हम वायु की बात कर लें तो वो भी काफ़ी साफ़ सुथरी होती हाँ, है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो पेड़ पौधे हैं वहाँ बहुत होते हैं। बड़े शहरों में पेड़ पौधे बहुत कम है। हालांकि हुकूमतें कोशिश करती हैं, लेकिन घर इतने ज़्यादा होते हैं, लोग इतने ज़्यादा होते हैं, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो हमारी ज़रूरत है वो इन सबको पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल। एक जो गांव की ज़िंदगी की है, सादगी, जफाकशी, इंसानी हमदर्दी, आपसी भाईचारा और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा, यही ज़िंदगी की अहम खुसूसियात हैं। बिल्कुल कि गांव में जो है, जो सादगी है और जो ज़िंदगी जीने के तरीके हैं उसमें इतनी पेचीदगी नहीं है। वो बहुत ही ईमानदारी से सारी चीज़ें करते हैं जी। और वहाँ उनके जो ख्वाहिशें हैं वो जाहिर है हर इंसान में होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। और यहाँ सर शहर की बात करें तो यहाँ पर दिखावा ज़्यादा होता है। यहाँ पर दिखावा होता है और जो हवस होती है इंसान में। मुझे गांधी जी का एक कॉल याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि ये जो धरती है ये दुनिया के हर इंसान की ज़रूरत पूरी कर सकती है। इसमें इतनी चीज़ें हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, लेकिन हवस की जो बात है तो एक इंसान की भी ये धरती हवस पूरी कर लेगी कहा नहीं जा सकता, उसका कोई इंतहा नहीं होती है। तो शहरों में लोगों के हवस बहुत होती है। हाँ, जो ख्वाहिशें हैं वो गैर ज़रूरी, जो ज़रूरी नहीं है उसकी वो तो ठीक है, वो तो हमारी जो धरती है वो पूरी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गांव और देहात की ज़िंदगी से फ़र्क है। और ये जो मज़मून है बड़ा ही रोमानवी अंदाज में लिखा गया है
और गांव की जो खूबसूरती है उसको बयान किया है। लेकिन गांव में कुछ मसाइल भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल भी होती है, उसकी तरफ इसमें कम तवज्जो दी गई है, तो उसको भी हमें समझना चाहिए। तो ये बात मैं समझता हूँ। टाइम भी हो रहा है जी। अगर कोई और बात पूछनी है तो आखिर में पूछ जी लीजिए। सर, जैसा कि एक हम आखिरी जो है यहाँ पर आपसे मशक ले लेते हैं। हाँ, जैसा हाँ, अभी हाँ। सर हमने बेसिकली इसमें जो बात किया है वो देहात की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी के बीच जी, में। जी। तो अगर जो बच्चे हमें देख रहे हाँ, हैं, हाँ, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको हम क्या कहना चाहेंगे कि देहात की ज़िंदगी अच्छी होती है या शहर की ज़िंदगी अच्छी होती है? देखिए, ये तो रहने वाले पर होता है और लोगों पर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, देहात के अपनी खूबियां हैं, खामियां भी हैं। वही जैसे हमने इसमें बड़ी जो मजमून था उसमें खूबियां ज़्यादा बयान की गई थी, उसमें वहाँ के जो मसाइल हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं। हाँ, तो वो मसाइल भी हैं गांव में, शहर के दूसरे मसाइल हैं। तो सबके अपने अपने खूबियाँ भी हैं और मसाइल भी हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी बेहतर है। हाँ, दोनों ही बेहतर है अपनी लेकिन अपनी हमें जगह। कोशिश करनी चाहिए कि शहर में भी थोड़ा देहात आ जाए और देहात में भी थोड़ा शहर पहुंच जाए, मकान पक्के बन जाए लेकिन उनकी ज़िंदगी वैसे सादगी भरी रहे। बिल्कुल। तो ये चीज़ होनी चाहिए और शहर के लोग भी सादा हो जाएं तो ये अच्छी बात होगी। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, और सच में ये बहुत अच्छी बात है सर ने आप सभी को भी बताई। तो जितने भी हमारे साथ तलबा आप सभी जुड़े हुए थे, आप लोग भी समझिएगा कि देहात और शहर की ज़िंदगी अपनी अपनी जगह मायने रखती है, लेकिन हमें कभी भी अपनी धरोहर को नहीं खोना चाहिए और हमेशा, जैसे कि सर ने बताया, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। तो आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और हमारे साथ जो माहिर जुड़े हुए थे हम उनका यहाँ पर धन्यवाद कर लेते हैं। तो शुक्रिया सर हमारे साथ। शुक्रिया आपका भी। तो इसके साथ ही आप सभी दर्शकों को, आप सभी तलबा को मैं बता दूं कि आज के सत्र के लिए हम इतना ही रखेंगे और आपके साथ आगे भी हम जुड़ेंगे। तो वो कैसे, आपको बता दें कि इसके बाद हमारे अगले कार्यक्रम हैं जिनको आप देख सकते हैं। आप इसके बाद देखेंगे 2:30 बजे से 3 बजे तक चैनल नंबर 9 पर। सब्जेक्ट रहेगा साइंस और टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसके बाद आप 3 बजे देखेंगे हमारे साथ चैनल नंबर 10 पर जुड़ेंगे और सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस और टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके बाद 3:30 बजे आप चैनल नंबर 10 पर देखेंगे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट और टॉपिक लेकर आएंगे हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 2। इसके बाद 2:30 से 4 अभी भी आप जुड़ सकते हैं कुछ ही देर में। तो ये जो है परिचर्चा का सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो इसके साथ भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर 4 से 5 हर रोज़ की तरह ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं पूरे 1 घंटे के लिए। और उसके बाद 5 से 5:30 सहयोग का कार्यक्रम रहेगा जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और 5:30 से 6:15, क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम नीपा का प्रोग्राम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम थे जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अलग अलग जो भी आपकी राय प्रतिक्रिया हो वो हम सभी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आज के सत्र से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या मशक आपके जहन में आता है तो वो हमसे बेझिझक आप पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए भी हम तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।